एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। एंड इसके पहले मैंने इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश की थी, बट बहुत बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, और मैं भी कुछ और कामों में व्यस्त था इधर, तो इस पे काम नहीं कर पा रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा हिंदलिश में, जो हमारा कॉमन लैंग्वेज है, जो हम लोग इंडियन लोग बोलते हैं और स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग पीपल लोग बोलते हैं, तो उस पर हम बात उसी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, ताकि मैं भी आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ और आप लोग भी मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए बात आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले बात हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। उसके आगे चल के हम इक्वेशंस की बात करेंगे, उसके बैलेंसिंग की भी बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की भी बात होगी, ठीक है। तो आम जिंदगी में एवरीडे हम लोग कोई ना कोई रिएक्शंस तो करते ही रहते हैं। अगर हमने अभी खाना खाया है तो हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तभी उससे एनर्जी हमें मिला है। वो जो प्लांट हमारा जो फूड बना रहा है हमारे लिए, वो भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो वहाँ भी हमें स्टार्च के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, जो कि हम यूज करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन आप और भी एग्जांपल्स लें तो जैसे कि आपके बुक में दे रखा है इन्होंने, जो आपकी मम्मी सब्जी रोटी पका रही हैं, तो वो चेंज होगा, एक केमिकल चेंज को आप कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो अगर हम पेपर को जला लें तो वो भी एक तरीके से केमिकल चेंज ही है। पेपर को जला दिया और पेपर को सिर्फ फाड़ा है तो फिजिकल चेंज है, ये आपको पहले से पता है। तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, वही तो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। सो एवरी डे वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, ओके, एंड मैनी मोर थिंग्स। ऑल दिस थिंग्स एंड एक्टिविटीज दे परफॉर्म द न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन करे तो एक नया सब्सटेंस तो डेफिनेटली फॉर्म होता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हो जाता है। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ नया फॉर्म जरूर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास जो पहला एक्टिविटी है आपकी किताब का, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चल रहा हूँ, ताकि जो, क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं करा तो आप अगर 10 में हैं तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखिए। दे आर नॉट आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना उन्होंने छोड़ दिया है। अब आपसे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, या आप कितना केमिस्ट्री को, कितना साइंस को आपने समझा है। तो इसकी बात करते हुए, इस वजह से मेरा मोटो है कि हर एक छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को जो भी बुक में आपके है, और ये उसको मैं आपको दूं, ओके। और एक ख़ास बात कि पूरा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी को ही बेस रख के बनाया जाता है। तो आप इस बुक को 10 बुक पढ़ने के बजाय पहले इस बुक को 5 बार जरूर पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.1 के। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। ओके, द क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन ऑफ 3 and 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट टू द सैंड पेपर। तो आपको पता है कि क्या क्या करना है। मैग्नीशियम रिबन उठा लो भाई, और उसको रब करके और साफ़ सुथरा कर लो जो भी करना है। एंड बर्न इट एंड कलेक्ट इट एज ऑन द वॉच ग्लास। तो एक तस्तरी में ले लीजिए, एक शीशे के ग्लास में उसको ले लीजिए, और आपको जो मिला है, तो आपने उसमें जब जलाया, व्हेन यू आर बर्निंग द मैग्नीशियम फ्लेम, यू हैव नोटिस दैट इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। तो ये फ्लेम कैसा रहता है? डैजलिंग वाइट फ्लेम होता है। और जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख दिया है। वो रिएक्शन आप बचपन से देखते ही आ रहे होंगे, ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात था? इसको हमने पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करके साफ़ किया, उसके बाद उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट किया। तो ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, तो वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है? राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे टॉपिक पे क्या है हमारे पास? तो एक्टिविटी 1.2, यहाँ पे इन्होंने लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2, ठीक है। तो ये बात देखिए, छोटे छोटे जो रिएक्शंस है इनको याद भी रखना होता है कि इसको कैसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत में हम लोग को पता भी नहीं रहता कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है या इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट हमने ले लिया। उसके बाद ऐड ए पोटासियम आयोडाइड।
के आई, पोटेशियम आयोडाइड के आई। सो आपने क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे येलो सॉलिड कॉल लीड आयोडाइड एक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने मार्क भी करा है और एक बार और हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लीड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड अ वाइट सॉलिड कॉल पोटासियम नाइट्रेट। और दूसरा जो सॉलिड फॉर्म होगा, दोनों का कलर भी यहाँ लिख रखा है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल में पूछा है कि क्या कलर होगा क्या होगा, क्योंकि आप तो रिएक्शन अब करने स्कूल जा नहीं रहे हो आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको इन्फॉर्मेशन को पट करने की कोशिश की है। तो रिएक्शन इसका हम देख लें, तो रिएक्शन इसका हमारे पास क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए, PbNO3 होल 2 व्हेन रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, तो लीड आयोडाइड फॉर्म करेगा और KNO3 और भी फॉर्म करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा। ओके, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शंस ना आप कोशिश करो कि ठीक है, आपको तो जो भी बेसिक आप तो इसको याद ही कर लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कितने रिएक्शंस को आप नहीं कर पाएंगे, बार बार दिक्कत होता है। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं साइंस में नहीं याद करने, बट मैं कह रहा हूँ आप इसको रिएक्शन को ज़रूर 2 4 5 बार लिख लें। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्टिविटी 1.3 की ओर। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेने हैं और वो कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। कॉनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा आई गेस, ये ऐसा कुछ होता है। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है और स्टाइलस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा। तो इसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले तो इसमें जिंक ग्रैन्यूल छोटे छोटे ले लीजिए। ठीक है, या इसमें या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कीजिए या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फेट जिसको आप केमिकली नेम में बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डाल दीजिए डाइल्यूटेड फॉर्म में। आपको ऐसा नहीं है कि एकदम कंसनट्रेटेड डाल दीजिए और अपने आप को हार्म कर लें। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी ऐसा डाल दिया मैंने। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कुछ डाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाल दिया। सो हमें क्या देखने को मिलता है, तो जिंक जो है ये, अब इसको हटाने के लिए तो मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे जिंक जो रिएक्ट करेगा, अगर सपोजिट HCl डाला होता तो जिंक क्लोराइड और जिंक का क्लोराइड और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, हालांकि ये सब एसिड और बेस में हम पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं बताता चल रहा हूँ कि कुछ कुछ आप रिलेट कर पाएँ। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो जो गैस इवॉल्व होगा ये कभी कभी पूछ देता है ये गैस कौन सा इवॉल्व हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया है। यहाँ पे नीचे भी मैंने इसके वर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमने पुट ऑन किया है। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो होता है वो आपका कलरलेस होता है बेसिकली, और वाइट कलर का होता है। आप जनरली अगर लिखना चाहें तो ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट, जिसकी बात मैंने कही आपको। इफ़ वी यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते तो क्या होता है, जिंक का सल्फेट फॉर्म कर जाता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाता। ये इवॉल्व करने का साइन है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जिंक सल्फेट इज ऑल्सो अ कलरलेस स्पॉट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का भी कलरलेस या वाइट कह सकते हैं, और कलरलेस इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अगर जनरली हम लोग देखें ग्लूकॉन डी, आपका कलर कैसा रहता है, वाइट कलर का रहता है। जब पानी में घोल देते हैं तो कलरलेस दिखता है, तो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर मे बी चेंज इन स्टेट, so there may be change in state, change in color, change in temperature, change in gas, okay, evolution of gas और formation of new substance। तो किसी केमिकल रिएक्शन में यही सारी चीज़ें तो होती हैं, और कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यही सब तो स्टेट बदल जाता है। हो सकता है सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए, हो सकता है वो कलरलेस हो जाए या कलर बदल जाए, कुछ भी नया चीज़ हो जाए। टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो हम देखते हैं कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अभी हम देख रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस की, अभी तुरंत हमने हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा रहे थे, हमने देखा ये चीज़। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो अभी जिंक प्लस HCl रिएक्ट कर रहा है तो जिंक का क्लोराइड फॉर्म कर गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो जिंक क्लोराइड फॉर्म हो गया।
तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम अपने डेफिनेशन को फाइनली लिखने के कैपेबल हो गए हैं, जो कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल चेंज इज द प्रोसेस in which one or more substance are altered into one or more new substance। हो सकता है वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो आगे हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक दो अलग अलग सब्सटेंस को लेके हम एक सब्सटेंस बना दे रहे हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कह देते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे कि एक ही सब्सटेंस को अलग अलग कर दिए तो डिकम्पोज हो गया, ठीक है। रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शंस को, डिफरेंट रिएक्शंस को आगे हम देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।